Hello everyone, I am Mansi Das. Today I will be taking your class on how to get started with C++. In the last video, we have talked about the need of programming, need of C++. In this video, we will be actually studying how do we write a C++ code, how does a compiler work, compiler and interpreter, then what is a syntax in a programming language, then we will write our first C++ code and run it. Then we will discuss the various elements in our code, for example, preprocessor directives, header files, macros, and comments. So let's get started. Now, before studying about compiler, we first need to know why do we need a compiler? Like why do we actually need it? So for example, मान लो कि यहाँ पे एक जापानीज इंसान है, ठीक? He knows only Japanese language, right? And here we are there जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है. नाउ जब अपन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, मान लो उस जापानीज इंसान के साथ मेरी एक बहुत बड़ी डील है या वो मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है और मुझे उसके साथ डीलिंग करनी है, तो मैं उससे कैसे कम्युनिकेट करूँ? ना मुझे उसकी लैंग्वेज आती है ना उससे मेरी लैंग्वेज आती है, तो हाउ डू वी कम्युनिकेट? सो वी डेफिनेटली नीड अ थर्ड पर्सन हियर, राइट? जिसको कि दोनों जापानीज और इंग्लिश आती है और वो आपस में हमारी बातचीत करा सके, ताकि लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जापानीज कुछ बोलता है तो ये उस चीज को कन्वर्ट करके इंग्लिश में मुझे बताएगा कि वो क्या बोल रहा है, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगी इस थर्ड पर्सन को इंग्लिश में और ये उसको जापानीज में कन्वर्ट करके वापस इस जापानीज इंसान को बोलेगा कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ. तो तुम इसका रोल समझ गए होगे, ये एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, राइट? ये जापानीज और मेरे बीच में एक कम्युनिकेशन टाइप का बन रहा है, राइट? सिमिलरली जब अपन कोड प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में भी अपन जैसे C++ पढ़ रहे हैं तो अपन यहाँ पे C या C++ कोड लिख रहे हैं, पर कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, सिर्फ उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक? अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज ऑफ 0 and 1, ओनली 0 and 1. इस लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 ही होता है, कोई 4 नहीं होता, कोई 5 नहीं होता, कोई A B C D कुछ नहीं होता, सिर्फ 0 और 1 होता है, ठीक है? तो 0 और 1 की जो भी कोडिंग होती है, सब कुछ जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसी को एग्जीक्यूट करता है. बट हम नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ये लैंग्वेज समझना वेरी डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ये लैंग्वेज समझना, ठीक है? तो अब अपन कैसे कम्युनिकेट करें कंप्यूटर से, या उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस बताए कि वो समझ पाए और वो हमें एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट दे? तो हियर सेम एज ट्रांसलेटर वी डेफिनेटली नीड अ थर्ड पर्सन हियर. तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के केस में जब अपन को इस थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, ये थर्ड पर्सन यहाँ पे कंपाइलर कहलाता है, ठीक? कंपाइलर का करता है जो अपना C++ या कोई और लैंग्वेज का कोड है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि कंप्यूटर को समझ में आए और वो उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके. नाउ दिस C++ कोड व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हाई लेवल लैंग्वेज. दूसरे लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल पाइथन हो गया, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है. वहीं पे ये बाइनरी लैंग्वेज जो है ये है लो लेवल लैंग्वेज. नाउ अपन का कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे जो अपना C++ कोड है इसको अपन एक सोर्स फाइल, मतलब अपन एक फाइल में सेव करेंगे. जैसे कि मान लो तुम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट मान लो, तो तुम उस .doc ऐसे में सेव करते हो. कोई PDF है तो .pdf. वैसे ही अपना जो C++ फाइल है वो अपन एक फाइल .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं. इस फाइल को, इसमें जो अपन कोड लिख रहे हैं उसको अपन कहते हैं सोर्स कोड. तो कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स कोड से कोड लेता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि होता है एक्चुअली मशीन कोड में, राइट? ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. तो अगर अपन यहाँ पे कंपाइलर की डेफिनेशन देखें तो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज और सोर्स कोड इनटू लो लेवल लैंग्वेज और मशीन कोड. कहने का मतलब क्या है कि ये कंपाइलर जो अपना हाई लेवल लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज जिसमें अपन कोड लिख रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, अपन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे सके, इसलिए, ठीक है? नाउ अब अपन C++ पढ़ रहे हैं तो C++ में अपन GCC कंपाइलर यूज करते हैं. अब ये तो कंपाइलर हो गया.
कंपाइलर की तरह ही एक और होता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है? एक मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये अपना फाइल है, इसमें पीस ऑफ कोड है, मान लो बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन हुआ, इसको इसने एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं थी तो एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट में आया। सेकेंड लाइन पे आया, इस पे भी कोई एरर नहीं थी, एग्जीक्यूट करके थर्ड पे आया। पर इस लाइन में एक एरर है यहाँ पे, तो इंटरप्रेटर इसके आगे स्कैन ही नहीं करेगा डॉक्यूमेंट, सीधे यहाँ से जो भी उसकी एरर है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एरर बता देगा कि आपके इस लाइन में, थर्ड लाइन में ये एरर है। बट ऑन द अदर हैंड कंपाइलर क्या करता है, मान लो ये फाइल है, यहाँ पे बहुत सारी पीस ऑफ कोड है, तो कंपाइलर पूरे डॉक्यूमेंट को साथ में स्कैन करता है। कहने का मतलब ये है, मान लो कि ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है और ये फोर्थ लाइन है। तो मान लो कि ये फोर्थ लाइन में एक एरर है और ये सेकेंड लाइन में एक एरर है, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर लेगा और एंड में एरर बता देगा कि सेकेंड और फोर्थ लाइन में एरर है, ऐसा वो बता देगा। ठीक, तो यही मेन डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच। अब इंटरप्रेटर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, फॉर एग्जांपल पाइथन, और वही कंपाइलर में आता है जैसे सी, सी प्लस प्लस। जावा में दोनों इंटरप्रेटर और कंपाइलर यूज हो सकता है। ठीक है, जावा में दोनों यूज हो सकता है। ठीक है, मेन डिफरेंस समझ में आ गया इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। अब मान लो जब भी अपन कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे अपन मान लो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज जब भी अपन सीखते हैं तो अपन को उसकी ग्रामर बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन को बताया जाता है कि हर सेंटेंस के स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं माई नेम इज मानसी दास, तो ये जो एम है ये कैपिटल होना चाहिए, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल। वैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक फुल स्टॉप होना चाहिए, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये फुल स्टॉप, ये हमें कैसे पता चलता है, ये इंग्लिश ग्रामर है, ये अपन को इंग्लिश ग्रामर की हेल्प से पता चलता है, राइट। वैसे ही अपन के प्रोग्रामिंग के केस में जो ग्रामर होती है या जो लिखने का तरीका होता है, जो रूल्स होते हैं, उसको अपन सिंटैक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स क्या है, ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रूल्स टू राइट कोड। हर लैंग्वेज को लिखने का कोई रूल होता है, जैसे पाइथन को लिखने के अलग रूल होते हैं, सी को लिखने के अलग, सी प्लस प्लस को लिखने के अलग। तो उन लैंग्वेजेस के जो रूल्स होते हैं उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अब अपन अपना पहला सी प्लस प्लस कोड लिख के देखते हैं। सबसे पहले क्या, तुम लोग को VS Code, यू हैव ऑलरेडी गॉट द लिंक टू इंस्टॉल VS Code एंड कॉन्फ़िगर C++, राइट। तो मैं अब डायरेक्ट फाइल क्रिएट करने से और कोड लिखने से स्टार्ट करती हूँ। तो मान लो मैं अभी यहाँ पे, तुम एक न्यू टर्मिनल खोलना, यहाँ से न्यू टर्मिनल खोलना, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी दिख जाएगी। ठीक है, मैं इस C++ कोड वाली डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं इधर एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। ये है न्यू फाइल का ऑप्शन, ये है न्यू फोल्डर का ऑप्शन। तो यहाँ से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ, मान लो cracking the code.cpp। CPP एक्सटेंशन के साथ C++ फाइल्स होते हैं, मैंने अभी बताया कंपाइलर के केस में। नाउ अब मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड, ये हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। ये IO स्ट्रीम होती है हेडर फाइल, इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल यूज होती है, ये IO स्ट्रीम हेडर फाइल। फिर है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये एक नेम्ड ग्रुप ऑफ एंटिटी मान लो। उसके बाद इंट मेन, यहाँ पे इंट मेन जो है मेन फंक्शन है जहां से एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का एक्चुअली स्टार्ट होता है। कंपाइलर का प्रोग्राम में आके सबसे पहले मेन फंक्शन ढूंढता है, और ये जो इंट है ये रिटर्न डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। और यहाँ पे मैं सी आउट करूंगी हेलो कोडर्स। सी आउट करूंगी मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली आउटपुट कंसोल में मेरे को प्रिंट कराना है हेलो कोडर्स, तो इसलिए उसके लिए मैं सी आउट यूज कर रही हूँ। एंड यहाँ पे क्योंकि रिटर्न टाइप मेन का इंट है, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ जो कि है 0। अब इस फाइल को सेव करना है और कंपाइल कैसे करना है, देखो G++, फिर इस फाइल का नाम जो कि है crackingthecode.cpp। ठीक है, ये फाइल का नाम। उसके बाद मैं बोल रही हूँ मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो -o। फॉर एग्जाम्पल A, मैंने नाम दे दिया फाइल का A, तो इस A फाइल में एक्चुअली ये a.exe फाइल में कन्वर्ट होगा,
और ये मशीन कोड होगा एक्चुअली। फिर उसको अपन कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद अपन को आउटपुट देता है। तो मान लो मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक, ये कंपाइल हो गया। अब मेरे को ये a.exe फाइल का आउटपुट देखना है। तो देखो हेलो कोडर्स आ गया आउटपुट में। तो बेसिकली यहाँ पे तुम एक और बार देख लो कि यहाँ पे कंपाइल कैसे किया, g++ फिर फाइल नेम डॉट cpp, मेरा यहाँ पे फाइल नेम था क्रैकिंग द कोड डॉट cpp। फिर मैंने बोला कि मुझे आउटपुट a फाइल में चाहिए। उसके बाद ये जो a फाइल है ना, अगर मैं तुमको इसका दिखाऊं, ये देखो a फाइल में बता रहा है इट इज बाइनरी, मतलब कि जो अपन ने बोला था कि अपने हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि अपना जो C++ लैंग्वेज था, इससे इसने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये exe फाइल में कन्वर्ट हुआ, एग्जीक्यूटेबल फाइल मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ, और उसी को अपन जब एग्जीक्यूट करते हैं तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को, इसमें क्या होगा, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो उसको कंप्यूटर को पता चलेगा कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, इसलिए उसने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब अपन ने जो यहाँ पे कंपाइलर पढ़ा था, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन .cpp से यहाँ पे अपन .exe फाइल बनाते हैं। ओके, नाउ अपन का जो फर्स्ट कोड अपन ने लिखा, तो उसके एक एक एलिमेंट को देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब ये जो हैश इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तुम एक बार डेफिनेशन पढ़ो। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट्स। व्हाट डज इट मीन कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फाइल है, फाइल मतलब मान लो कि तुम जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अपन सोशल स्टडीज पढ़ते थे जैसे हिस्ट्री, तो अपन को एक सिलेबस मिलता था, राइट, और यहाँ पे अपन को टॉपिक्स मिलता था, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे टॉपिक्स मिलते थे। और अपन देखते थे कि इस चैप्टर में कितने पेजेस है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मान लो 30 पेजेस का चैप्टर है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट मान लो 20 पेजेस का चैप्टर है। तो अपन क्या करते थे, अपन सोचते थे अगर अच्छा 30 पेजेस मतलब ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने में, 20 पेजेस मतलब थोड़ा कम टाइम लगेगा पढ़ने में। एग्जाम के पहले अपन जब बुक उठाते थे तो अपन यही देखते थे कि ये एक्चुअली अपन को क्या कितना टाइम लगने वाला है पूरा सिलेबस कवर करने में, राइट। तो अपन क्या करते थे, अपन सिलेबस के टॉपिक्स को देख के अपन ये 30 पेजेस दिमाग में बिठा लेते थे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि इस टॉपिक की जगह पे मैंने पूरा 30 पेजेस अपने दिमाग में बिठा लिया, वैसे ही इस टॉपिक की जगह पे मैंने पूरा 20 पेजेस अपने दिमाग में बिठा लिया। तो मैंने क्या अपने दिमाग में प्रोसेस कर लिया कि मुझे इस टॉपिक में ये 30 पेजेस पढ़ने हैं, मुझे इस टॉपिक में 20 पेजेस। तो इस पूरे लाइन की जगह मैं 30 पेजेस अपने दिमाग में बिठा के बैठी हूँ, और इस लाइन की जगह मैं पूरे 20 पेजेस अपने दिमाग में बिठा के बैठी हूँ, राइट। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है वो भी सेम काम करता है। वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल अपन के पास ये फाइल है और मैंने यहाँ पे कुछ एक लाइन लिख दी है, और इस लाइन में फॉर एग्जाम्पल हेडर फाइल्स आर लाइब्रेरीज जो कि C++ में ऑलरेडी डिफाइंड होती है, और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो अपन यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट उनका कोड लिखे हुए, वो ऑलरेडी C++ में डिफाइंड होती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे वो लाइन लिख दिया, मैंने वो फंक्शन का नाम लिख दिया, तो अपन का जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो क्या करता है, उस फंक्शन की जगह पे जो C++ में ऑलरेडी उसका कोड बिहाइंड है वो आके यहाँ पे पेस्ट कर देता है अपन के प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है और ये फंक्शन ऑलरेडी C++ में है, और इसका जो भी XYZ कोड है वो जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करेगा, जब कंपाइलर को बोलेगा कि आप कंपाइल करने से पहले इस फंक्शन का जो कोड है वो आप यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर दो और फिर कंपाइल करो। ये काम होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। तो अब तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर, वो कंपाइलर को बता रहा है कि टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन स्टार्ट्स। मतलब वो कंपाइलर को बता रहा है कि आप इस पूरे कोड को कंपाइल करने से पहले इस फंक्शन का जो कोड है वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, ठीक है। वैसे ही जैसे अपन अपने माइंड में ये 30 पेजेस इस टॉपिक की जगह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, प्रोसेस कर लेते हैं, वैसे ही। नाउ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में दो चीजें हैं, हेडर फाइल्स। अब जो मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखा था ना, ये आईओ स्ट्रीम क्या है,
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इसका फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ऐसा समझो कि ये हेडर फाइल अपन को इंक्लूड करना पड़ता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए C++ में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया अपने आउटपुट कंसोल में हेलो कोडर्स, तो ये आउटपुट परफॉर्म करने के लिए मुझे ये आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। अब मान लो अगर मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, तो तुम देखो कि यहाँ पे जो सी आउट है, अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, अब देखो इसने एरर बता दिया कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि हमने इसकी आईओस्ट्रीम हेडर फाइल ही डिफाइन नहीं की। तो इसलिए मेरे को आईओस्ट्रीम इंक्लूड करना जरूरी है। वैसे ही कोई और हेडर फाइल इंक्लूड करनी हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन निकालना हो किसी चीज का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मान लो मैंने साइन दिया, मान लो 30, और मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँ अगर, तो देखो वो बोल रहा है साइन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो मुझे साइन इंक्लूड करने के लिए, साइन फंक्शन यूज करने के लिए मुझे math.h हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी। और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूं, तो देखो ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा और साइन 30 की वैल्यू दे देगा अपन को। ठीक है, तो वैसे ही कोई भी फंक्शन अपन को यूज करना है तो उसके हेडर फाइल्स अपन को इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब इसमें हेडर फाइल में जैसे मैं, या तो ये जो तुम सिंटैक्स देख रहे हो, ग्रामर, ये बेसिकली क्या है, ग्रामर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश से इंक्लूड होता है, हैश दिखते ही कंपाइलर समझ जाता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो मैंने इसको बोला हैश इंक्लूड करो इस आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को। अब आईओस्ट्रीम हेडर फाइल ये दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर है, मतलब एक लेस देन साइन के अंदर और एक इज ग्रेटर देन साइन के अंदर, ठीक। तो अब मान लो इस आईओस्ट्रीम को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मतलब इसके दो सिंटैक्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूं या फिर कोट्स के अंदर लिखूं, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये तब भी इसका सिंटैक्स सही है। ये दो तरह से लिखे जाते, देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और अपना आउटपुट भी आ गया। अब अगर मान लो कि अपन का जब बहुत लंबा कोड होता है, तो अपन हर फंक्शन के लिए तो हेडर फाइल्स इंक्लूड, जब अपन को बहुत सारा अलग अलग चीजों का यूज करना पड़ता है, तो अपन हर फंक्शन के लिए तो अलग अलग हेडर फाइल्स नहीं इंक्लूड करते बैठेंगे। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, मैं इन दोनों को यहां से हटा सकती हूँ और मैं एक कॉमन हेडर फाइल इंक्लूड कर सकती हूँ, जो कि है बिट स्टैंडर्ड C++.h। मैंने अगर ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया तो मैं कुछ भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ। इसमें सारी स्टैंडर्ड जितनी भी हेडर फाइल्स है ना, जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है, वो इस हेडर फाइल में इंक्लूड हो जाती है। तो इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि ये जो हेडर फाइल है, ये सारे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देती है, सारे स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स को। मैं इसको कंपाइल करूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी, ठीक, कोई एरर नहीं आई, और अपन को अपना आउटपुट मिल गया। यहाँ पे ना तो मैंने math.h इंक्लूड किया, ना आईओस्ट्रीम इंक्लूड किया, पर सी आउट भी चल गया और साइन भी चल गया, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड होती है। तो ये थी हेडर फाइल्स की कहानी कि अपन को हेडर फाइल्स इंक्लूड करना पड़ता है फॉर परफॉर्मिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। अब हेडर फाइल्स के अलावा होता है एक मैक्रोस। हेडर फाइल्स की एक बार डेफिनेशन नोट कर लो। हेडर फाइल्स आर लाइब्रेरीज इन C++ that include predefined functions which makes programming easier। अब वही बात है, साइन अपन ने डायरेक्टली यूज कर दिया, अपन को उसका कोड नहीं लिखना पड़ा, तो इसलिए अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो आसान हो गई। अब जो नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो है अपना मैक्रोस। तो मैक्रोस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट देनी है, एक लिमिट मैंने वर्ड दिया और मेरे को बोलना है इस कोड को कि जहां जहां मैं इस वर्ड का यूज करूं उसकी जगह तुमको 5 रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर डालू कि लिमिट +2, मान लो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, 7 आ गया, ठीक, क्योंकि लिमिट की वैल्यू 5 है। इसका इस हैश डिफाइन का मतलब ये है कि मैंने जहां जहां मैं इस बोलूंगी कि लिमिट जो है, लिमिट वर्ड जहां जहां मैं अपने कोड में यूज करूंगी, वहां वहां लिमिट की जगह तुमको 5 रखना है। वैसे ही जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते टाइम अपन टॉपिक की जगह वो 30 पेजेस रखते हैं, वैसे इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने बोला कंपाइलर को कि जहां जहां लिमिट होगा उसकी जगह 5 रख दो। तो इसने लिमिट की जगह 5 रखा और 5 + 2 अपन को आउटपुट दे दिया 7। अब मैं इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और ले लूं, मेरा नाम भी ले सकती हूँ, तो मैंने इसको वैल्यू दे दी 4। अब मैं यहाँ पे अगर मान लो 4 यूज करती हूँ, इसका आउटपुट देखते क्या आता है, क्या आना चाहिए। 2 मिनट पॉज करके सोचो कि क्या आउटपुट आना चाहिए, 6।
ठीक है, 6 इसका आउटपुट है क्योंकि इसने जहां जहां मेरा नाम आ रहा है, जहां जहां मानसी आ रहा है पूरे कोड में, वहां वहां इसने 4 डाल दिया। ओके तो ये हो गया अपना मैक्रोस। तो मैक्रोस का डेफिनेशन लिख लो। मैक्रोस आर अ पीस ऑफ कोड इन प्रोग्राम दैट आर गिवन सम नेम। पीस ऑफ कोड, मैंने इस 4 को नाम दे दिया पूरे कोड में मानसी। अब जहां जहां मुझे 4 यूज करना है मैं मानसी यूज कर सकती हूँ। मैं जहां जहां मानसी यूज करूंगी वहां ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा। During compilation, whenever macro name is encountered, the compiler replaces macro name with its code block. तो जहां जहां पूरे कोड में मानसी आएगा वहां वहां कंपाइलर इस 4 को उठा के रख देगा। ओके नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट अपना कमेंट्स पे। अब कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज होता है कि कोड को अपन और रीडेबल बना सके। रीडेबल बनाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने मैथ्स के क्वेश्चंस किए होंगे, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में। तो मैथ्स अपन जैसे लिखते थे ना कि मान लो अपन ने कोई थ्योरम यूज किया, वी हैव यूज्ड एनी थ्योरम, फॉर एग्जाम्पल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपन ये यूज करते थे और अपन लिखते थे बाय एंगल प्रॉपर्टी, लिखते थे ऐसा। तो अपन यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं ये बाय एंगल प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में अपन जो लिखते थे, अपन क्या बोलते थे, अपन कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं, ताकि अपने कोई भी अपनी जब अपना आंसर शीट देखे तो उसको समझ में आए कि अपन ने ये कहाँ से उठा के लिखा, ये अपन ने क्यों लिखा। किसी को क्या पता कि अपन ने ऐसा क्यों लिखा, तो ताकि उस इंसान को पता चले कि अपन ये क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए अपन यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते थे कि हमने ये कहाँ कौन सी थ्योरम उठाई या कौन सी प्रॉपर्टी उठाई। वैसे ही जो कमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ये जो कोड लिखा है मुझे अभी समझ में आ रहा है, मैं 4 महीने बाद ये कोड देखूंगी, हो सकता है मुझे ना समझ में, या कोई और मेरा कोड, तुम मेरा कोड पढ़ रहे होगे तो तुम्हें कैसे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है, हाउ विल यू नो कि व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू डू इन दिस कोड। तो इसलिए यहाँ पे तो चलो छोटा कोड है, बट जब लंबे लंबे कोड्स होते हैं तब तुम क्या करोगे, तब तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, लाइक तब तो तुम्हें बताना पड़ेगा, या तो यूजर तुमको बार बार कॉल करके परेशान करे कि तुमने इस कोड में क्या करा है वगैरह वगैरह, या तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कमेंट लिख रही हूँ। अब कमेंट 2 टाइप के होते हैं, या तो सिंगल लाइन या मल्टी लाइन। तो यहाँ पे मैं इस हैश डिफाइन जो मानसी 4 लिखा है मैंने, मैं इसको लिख रही हूँ कि ये एक मैक्रो है, ठीक है, मैक्रो नेम्ड मानसी। अब ये जो कमेंट लिखा है मैंने, ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, कंपाइलर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपनी यूजर या क्लाइंट की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए है कि जब भी कोई मेरा कोड देखे तो उसको समझ में आए कि यहाँ पे मैंने मैक्रो डिफाइन किया है विथ नेम मानसी। अब मेरे को अगर मान लो बहुत लंबा कुछ कमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक्चुअली बताना है कि मैं अपने पूरे कोड में क्या कर रही हूँ, पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई एम ट्राइंग टू टीच, यहाँ आई एम ट्राइंग टू टीच, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में C++ कोड, ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट दिया है मैंने। अब मल्टी लाइन कमेंट देने में अपन को क्या करना पड़ता है, एक फॉरवर्ड स्लैश, एक एस्ट्रिस्क, और क्लोज करते वक्त एस्ट्रिस्क फॉरवर्ड स्लैश। वैसे ही यहाँ पे जब सिंगल लाइन कमेंट दे रहे हैं तो 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं अपन। तो सिंगल लाइन कमेंट में 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं, और मल्टी लाइन कमेंट में अपन स्लैश फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिस्क, जो भी तुमको लिखना है वो तुम लिखो इसके अंदर, और एस्ट्रिस्क और फॉरवर्ड स्लैश से अपन क्लोज करते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये कंपाइलर कभी एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, ये इसको स्किप कर देता है। अब मान लो मैं इसको अगर तुम्हें रन करके दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि आउटपुट अपना सिर्फ ये मानसी +2 आ रहा है। इधर मैंने क्या लिखा है, ये तो सिंटैक्स में भी नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है, इसको कोई मतलब नहीं है, कंपाइलर कभी कमेंट्स नहीं देखता है, ठीक है। तो ये होता है कमेंट्स। अब जब मैंने एक चीज है, जब मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ाया था तो यहाँ पे हेडर फाइल्स जो होती है उसमें अपन हमेशा हैश इंक्लूड से यूज करते हैं, हेडर फाइल्स हमेशा हैश इंक्लूड से इंक्लूड करते हैं कोड में अपन, और जो अपन का मैक्रोस होता है वो अपन हमेशा हैश डिफाइन से करते हैं, ठीक है, ये जो चीज है। ओके तो इतना ही था इस वीडियो में। अब ये क्विज है, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, 2 मिनट वीडियो पॉज करके या जितना भी तुम्हें टाइम लगे, पहले सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर इस वीडियो को प्ले करो तो मैं आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो क्या होते थे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंसेस, कंपाइलर क्या करता था, पूरा कोड स्टार्ट में स्कैन करता था,
और इंटरप्रेटर क्या करता था, एक एक लाइन वन एट अ टाइम लाइन स्कैन करता था, और अगर एरर होता था तो उसके बाद का कोड स्कैन ही नहीं करता था। अब है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या बताया था, व्हाट वाज सिंटैक्स, ग्रामर, ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रूल्स टू राइट अ कोड। ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती थी वैसे ही अपना सिंटैक्स होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड फॉर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज होता था किस लिए, कि अपन को हेडर फाइल्स इंक्लूड करना हो या मैक्रोस डिफाइन करना हो। वो बेसिकली क्या करता था, अपना जो कंपाइलर है उसको बोलता था कि वो पीस ऑफ कोड तुम वहां आके रख दो। ठीक है, याद आया, यहाँ पे अपन बताते थे कि उस फंक्शन का कोड तुम कॉपी पेस्ट करो और फिर कंपाइल करो, राइट। देन है व्हाट इज द यूज ऑफ आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल यूज होता था इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए। अब है डिफाइन अ मैक्रो टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। अब ये कैसे करेंगे, अब मैंने यहाँ पे मानसी 4 लिखा था, तो ये तो मैंने सिर्फ बताया था कि जहां जहां मानसी होगा वहां 4 होगा। ठीक, अब मान लो कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स में तुम लोग फंक्शंस बाद में पढ़ोगे, बट एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं मल्टीप्लाई और मैं इसको बोलूं कि मेरे को 2 नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लो 2 और 3 दिया तो मेरे को 6 आंसर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूं कि इस मैक्रो को 2 नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, मतलब यूजर आपको 2 इनपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 देगा तो मुझे 12 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेसेस के अंदर लिखा मल्टीप्लाई लिखा, फिर मैंने बोला कि आपको 2 नंबर्स मिलेंगे ए और बी, और आपको रिटर्न करना है ए इंटू बी। आपको आंसर में ए इंटू बी देना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर यूज करूं मल्टीप्लाई और मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जाम्पल 3,4, तो मैं बेसिकली इस ए और बी की जगह 3,4 दे रही हूँ, और मैंने इस मैक्रो को बोला कि आपको 3 और 4 मैं दे रही हूँ और आपको 3 इंटू 4 रिटर्न करना है। तो अगर इसको मैं कंपाइल करूं तो देखो आंसर 12 आ गया। तो बेसिकली अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं मैक्रो। ये क्या कर रहा है, इस मल्टीप्लाई की जगह, इस मल्टीप्लाई जो अपन ने लिखा है ना, तो जब कंपाइलर ये हैश डिफाइन किया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो इस मल्टीप्लाई की जगह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ने कंपाइलर को बोला कि तुम इस मल्टीप्लाई की जगह 3 इंटू 4 या ए इंटू बी यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अपन को आंसर के तौर पे मिल जाएगा, एज आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू इफ वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स, या ऐड करना हो तो a प्लस बी कर दो यहाँ पे, लाइक दैट। नाउ व्हाई डू वी यूज कमेंट्स इन आवर कोड। कमेंट्स क्यों होते थे, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि मैं अगर 6 साल बाद 10 साल बाद अपने कोड को पढूं तब भी मुझे समझ में आ जाए कि मैंने एक्चुअली क्या किया था। तो this is all for this video. In the next video, we'll talk about the other elements of our code. For example, namespace हो गया और main function and input output कैसे perform करते हैं. All these will see in the next video. Thank you.